हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। एक सेकेंड, चलिए माइक लगा लिया। दोस्तों अभी तक हमने 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया यूट्यूब पे और आज लगभग 28 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन अब देखते हैं, कंटिन्यू वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि कोई भी चीज़ को फाइट करने के लिए, किसी भी चीज़ को मतलब निकालने के लिए आपको उसका रणनीति तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, अब जीके कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसका पैटर्न समझना, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना है, उसको समझने के लिए दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जो हुए हैं पेपर, उसको देखना जरूरी है कि जीएस के कौन कौन से सवाल आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 4 लेक्चर डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1 2 3 4, और आज हम यहाँ पे दोस्तों 165 नंबर स्लाइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम आपको आज टोटल 40 क्वेश्चन करवाएंगे और यहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे कि किस तरह के सवाल हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं और हमको कैसे अपना प्रिपरेशन करके जाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। और इसके पीछे दोस्तों भी आप देखें भी कई तरह का आंदोलन चला, तो वो तो ठीक ही था। चलिए, लेकिन ज़्यादा देर करते हुए नहीं, हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए दोस्तों आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास यहाँ पे आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों हम लोगों के पास है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों एक चीज़ आप दिमाग में हमेशा ऐड कर लीजिए कि सरकारी योजना से रिलेटेड, गवर्नमेंट के द्वारा जो जो स्कीम लाए जाते हैं उससे रिलेटेड एक सवाल दोस्तों एग्जाम में आ ही जाता है। तो यहाँ पे है ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। मतलब टमाटर, प्याज और आलू का जो फसल है, इसका जो बैलेंस है मार्केट में वो बना रहे, यही ऑपरेशन ग्रीन्स का दोस्तों उद्देश्य है। और यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग TOP बोलते हैं, यानी T से टोमेटो, वो से ऑनियन और P से पोटैटो। T से टोमेटो का मतलब टमाटर हो गया, ऑनियन का मतलब प्याज हो गया और पोटैटो का मतलब आलू हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स आप नीचे में देख सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, इसलिए हम ब्रीफ में आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। उपग्रह को दोस्तों देखिए यहाँ इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों इसको सैटेलाइट। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो वो है दोस्तों हमारा गगन। ठीक है, वो हमारा है गगन सैटेलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं गगन सैटेलाइट को। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सैटेलाइट से संबंधित एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि हमारा क्या है दोस्तों, मून है, यानी कि चंद्रमा है। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। तो मून के द्वारा दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाया जाता है चारों तरफ से, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये इसका चक्कर लगाता है। तो दोस्तों देखिए, जो ग्रह का चक्कर लगाएगा, मतलब जो ग्रह के चारों ओर घूमेगा, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। तो दोस्तों धरती से कोई भी चीज़ को छोड़ा जाता है, मतलब धरती से जो छोड़ा जाता है समझिए वो सैटेलाइट रहता है। तो यहाँ से जो कुछ भी छोड़ा जाता है, जैसे गगन को छोड़ा गया तो इसको ऊपर छोड़ेगा तो ये चारों तरफ घूमेगा इसका, तो इसको हम लोग बोल देंगे सैटेलाइट। मतलब जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करेगा उसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। एक चीज़ यहाँ से दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि 1975 ईस्वी में पहली बार हमारे भारत से आर्यभट्ट सैटेलाइट को छोड़ा गया था। कौन सा सैटेलाइट था दोस्तों, आर्यभट्ट सैटेलाइट को छोड़ा गया था। कब, 1975 ईस्वी में। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इसरो, इससे संबंधित इसरो ही दोस्तों सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ता है। तो इसरो का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1969 में।
ठीक है। और अभी इसका वर्तमान में हेड कौन है दोस्तों, इसरो के, इसके बारे में आप क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ कुछ तो आपको ही बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन। 1 किलोबाइट कितने, ये देखिए दोस्तों कंप्यूटर का सवाल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है। किलोबाइट को देखिए हम लोग डिनोट करेंगे केबी में, और बाइट को डिनोट करेंगे हम लोग बी में। तो 1 किलोबाइट में दोस्तों होता है हमारा 1024 बीट होता है दोस्तों। इसको देखिए एक प्रकार से इसको आज भी रख सकते हैं। 1024 जो है ना दोस्तों, ये देखिए हमारा 32 का स्क्वायर है, ठीक है। एनिमोनिक्स का उपयोग करने से आपको अच्छा साध रह जाता है। जैसे 1024 है तो ये देखिए हमारा 32 का स्क्वायर है। 32 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा 1024। तो याद रख लीजिएगा कि 1 किलोबाइट बराबर हमारा 1024 बाइट होता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा बाइट होता है। अब यहाँ से याद रखिए एक चीज़ और कि 1 MB बराबर होता है 1024 KB, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे हम कह सकते हैं बाइट है, उसके बाद KB है, उसके बाद हमारा MB है, उसके बाद हमारा GB है, ठीक है। GB से भी बड़ा होता है टेराबाइट, TB वगैरह, तो उतना हमको जाना नहीं है। यही तो बोल रहे हैं कि पूरा महासागर में हम लोग को डूबना ही नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग को ग्रैब करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करने का तरीका जानना है। क्योंकि हमको यहाँ से GS पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग को मैथ भी पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को रीजनिंग भी पढ़ना है, यहाँ पे GS भी पढ़ना है। तो तीनों को समझने के लिए दोस्तों सबको थोड़ा थोड़ा छूना है, पूरा नहीं कि उसी में डूब जाना है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हम लोगों के पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये हमारा केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। ये हमारा जो सवाल है दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। उपधातु को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉयड, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉयड। तो उपधातु होता क्या दोस्तों, जिसमें धातु और अधातु, धातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं उपधातु, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिलिकॉन। दोस्तों सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है दोस्तों 14 यानी कि 14। यहाँ से अगर ब्रोमीन की बात करें दोस्तों, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है 35। और ब्रोमीन दोस्तों एक हैलोजन है, क्या है दोस्तों, हैलोजन है, ठीक है। सीसा यहाँ इसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों Pb से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है दोस्तों 82। सोना को दोस्तों इसका जो एटॉमिक नंबर होता है शायद 78 या 79 होता है दोस्तों, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, 78 या 79 होता है सोना का। और इसको दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों ये यू से, किससे डिनोट करते हैं, ये यू से सोना को। सोना दोस्तों सबसे कम मतलब रिएक्टिव मेटल होता है, सबसे कम क्रियाशील मेटल होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। सोना और एक यहाँ पे हमारा चांदी, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों उपधातु का। तो उपधातु में यहाँ पे सिलिकॉन एक नहीं और भी उपधातु होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो अभी आपको दिखाएं कि सिलिकॉन हमारा मेटालॉयड है यानी कि उपधातु है। यहाँ से हमारा जर्मेनियम भी हो जाता है दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। और यहाँ से हमारा आर्सेनिक भी होता है हमारा मेटालॉयड, जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। और यहाँ से Sb यानी कि एंटीमनी और टेलरम, और यहाँ से पोलोनियम। इतना जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हैं दोस्तों वो हमारे हैं, क्या है दोस्तों, वो है हमारा मेटालॉयड, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरम और पोलोनियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये हमारा ज्योग्राफी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दोस्तों हमारा ज्योग्राफी का सवाल है। और यहाँ से किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, यानी कि डाउनफॉल को क्या कहा जाता है। ये मान लीजिए कि हमारा चट्टान है, तो इसके इस डाउनफॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस डाउनफॉल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिनति बोलते हैं, ठीक है, अभिनति बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों के पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों के पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियां
को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों ये प्रधानमंत्री जन धन योजना केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें ये उद्देश्य था कि जितने भी हमारे इंडिया में गरीब लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को बैंकों से जोड़ना। सबसे इसका मेन उद्देश्य था कि सारे लोगों का अकाउंट होना चाहिए, यानी सारे लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दोस्तों यहाँ से फिर आ जाता है बायोलॉजी का सवाल। बायोलॉजी का है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेग को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा मेरुरज्जु। ठीक है, क्या होता है दोस्तों ये हमारा मेरुरज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि इसको इमेज में कैसे समझाया जाए, मेरुरज्जु दोस्तों इसका, हाँ यहाँ से बता देते हैं। ये जो हमारा पीछे का पार्ट होता है जो दिखता है मोटा टाइप का, वो हमारा मेरुरज्जु होता है, उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से आप जो भी सोचते हैं यहाँ ब्रेन में, वो जो इन्फॉर्मेशन जाता है आपका पूरे बॉडी में, वो इसी के माध्यम से जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन पास होता है। तो ये याद रखिएगा आप मेरुरज्जु को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हमारा है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हम कट कर लिए हैं इससे रीजनिंग से, तो इसको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो असंगत है? यहाँ पे है जल, कोयला, सौर और वायु। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जल जो हमारा है, सौर जो हमारा है और वायु जो हमारा है, इन सभी में दोस्तों कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है। लेकिन एक सेकेंड, इसमें कोयला इसका कैसे हो सकता है, आप इसको अंदाज़ा लगाइए। जल, सौर, वायु और कोयला। दोस्तों कोयला में कार्बन पाया जाता है, बाकी इन सभी में, जल में, सौर में, वायु में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोल देंगे सीधा कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। खैर ये रीजनिंग का सवाल है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों? काउंट करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। एक चीज़ दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसको कहा जाता है? अभी बताएंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी का जनक दोस्तों कहा जाता है लिनियस को, कार्ल लिनियस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी का जनक। और दोस्तों इन्होंने ही वर्गीकी का आधुनिक सिद्धांत दिया था। वर्गीकी का मतलब क्या होता है? जैसे कि सभी जानवरों को, सभी चीज़ों को अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि जो रेंगता है उसको रेप्टिला वर्ग में रख दिया, जो पानी के अंदर रहता है उसको अलग वर्ग में रख दिया, जो छोटे छोटे जीव हैं उसको अलग वर्ग में रख दिया। मतलब सभी प्राणियों को उसके कैटेगरी, मतलब उसके रहन सहन के आधार पर जो वर्गीकृत कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्गीकृत। और इसका जनक हम लोग बोलते हैं कैरोलस लिनियस को। ठीक है, टैक्सोनॉमी का जनक, टैक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्गीकी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये फिर से हमारा ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है, सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल हो जाता है, तो इसको आप जानिएगा तो बना पाइएगा, नहीं जानिएगा तो नहीं बना पाइएगा। तो इसमें टाइम नहीं लेना, सीधा आपको आंसर है आदित्य L1। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों के पास क्या है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भारत का नक्शा को बना लेंगे दोस्तों। ऐसे हमारा भारत का नक्शा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे हमारा जो है सो भारत का नक्शा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए भारत का हमारा नक्शा है। अब यहाँ से बोल रहा है दोस्तों
कि यहाँ से बोल रहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कौन है। तो यहाँ पे हमारा असम है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो इससे और इसके बीच में जोड़ने वाले सह पुल को क्या बोलते हैं हम लोग, बोगीबील ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पुल, BRIDE, ब्रिज का हिंदी होता है दोस्तों पुल, ठीक है। तो बोगीबील ब्रिज इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। फिर देखिए ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरी में क्या, एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक, यूनियन टेरिटरी में इसको बांट दिया गया, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया गया, एक इससे निकाला गया दोस्तों हमारा लद्दाख को और एक हमारा निकाला गया इससे किसको, कश्मीर को, ठीक है। किसको निकाला गया, जम्मू और कश्मीर को, J&K को और लद्दाख, 2 अलग अलग हम लोग का हो गया। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, ये हमारा है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ से और भी आता है हमारा सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है। बस इसका राजधानी आप जान जाओगे और यहाँ का गवर्नर कौन है तो वो इससे काम चल जाता है। बस इतना ही सवाल में आता ही है रेलवे और SSC में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों के पास है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसको ऐसे देख रहे हैं प्लास्टिक, लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीथीन बोलते हैं। किसको, प्लास्टिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीन। तो देखिए किसी भी चीज़ में दोस्तों अगर पॉली लग जाएगा ना तो समझ जाइए कि वही चीज़ का जो है मतलब उस चीज़ का बहुत सारा पार्ट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन, क्या बोलते हैं नहीं देखते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं, POLIGON, पॉलीगॉन। जब आप मैथ में ज्योमेट्री पढ़ते हो वहाँ पे आप लोग देखते हो पॉलीगॉन। तो देखिए गोन का मतलब होता है भुजा, और बहुत सारे भुजा हम लोग मिला देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन। तो इसी तरह से देखिए इथीन में अगर बहुत सारा इथीन को मिला देंगे तो उससे हमारा बन जाता है दोस्तों पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये जो एथिलीन है ना इसी का इथीन का ही नाम है दोस्तों, ठीक है। ये इथीन का ही नाम हमारा एथिलीन भी होता है। तो एथिलीन जो बहुत सारा मिला देंगे तो उससे हमारा पॉलीथीन बनता है, और पॉलीथीन को ही हम लोग हिंदी में प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, हाँ एक सवाल यहाँ से हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। मुख्यालय, हेड क्वार्टर, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, उसके बाद आपका WHO का मुख्यालय कहाँ है, उसके बाद आपका UNO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। उसके बाद भी आपका आता है बताइए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद भी बहुत सारे इंटरनेशनल, यहाँ पे आपको IMF का मुख्यालय कहाँ है। ये सब सवाल दोस्तों आप लोगों को आज ही करना चाहिए, कभी भी टपक जाता है एग्जाम में। तो बोल रहा है कि बताइए OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है दोस्तों पेरिस में। पेरिस किसका राजधानी है दोस्तों, तो ये हमारा राजधानी है पेरिस, फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस का राजधानी कहाँ पे है, पेरिस है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों फिर से करंट अफेयर का सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा करंट अफेयर का सवाल है, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो हमारा संबंधित है दोस्तों शिक्षा से। यहाँ से देखिए E है ना, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है एजुकेशन, ठीक है। क्या समझना दोस्तों, एजुकेशन। तो 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो संबंधित है हमारा शिक्षा से, ठीक है, एजुकेशन से। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों के पास है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, तो वो था दोस्तों हमारा तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को क्या बना था दोस्तों, भारत का
29वां राज्य बना था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर दोस्तों बात किया जाए तो भारत में कुल मिला के मात्र 28 ही राज्य हैं दोस्तों, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो राज्य था उसको 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। तो 29 में से एक राज्य ऊपर वाला हट गया, तो कितना राज्य बचा दोस्तों? 28 राज्य बचा। और 28 राज्य आपको मुंह में याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? आपको बताए भी थे कि उससे आपका दिमाग में बार बार सोए भी रहिएगा तो आपका दिमाग में आएगा कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश, इसका राजधानी कहाँ पे है, तो इस यहाँ पे कौन कौन नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसका बॉर्डर कौन कौन से राज्य के साथ लगता है। मतलब अगर आपको याद है ना तो सोए सोए भी आप दिमाग लगाओगे और आपका न्यूरॉन्स टूटेगा और आपका दिमाग और भी तेज हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा 28 राज्य को मुँह पे, ठीक है। चलिए, तेलंगाना है। तेलंगाना का राजधानी कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में है। झारखंड का राजधानी कहाँ पे? रांची है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। और सिक्किम का राजधानी कहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ आप याद कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्राचीन भारत में कुछ कुछ पुस्तकों का जो लेखन हुआ था उसका लेखक कौन है उसके बारे में तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्लेटो। देखिए इसको याद आप कैसे रखिएगा, देखिए इसको आप याद कैसे रखिएगा। यहाँ से रिपब्लिक है ना, तो रिपब्लिक से यहाँ पे आप हम निकाल लेंगे अपना पब्लिक, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे पब्लिक, और पब्लिक यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ से प्लेटो से हम लोग निकालेंगे दोस्तों लेटो, ठीक है। तो पब्लिक में नहीं लेटना चाहिए, पब्लिक में कभी लेटो मत, ठीक है, मतलब सोवो मत। तो पब्लिक से लेटो, तो पब्लिक से रिपब्लिक और लेटो से प्लेटो याद रख लेंगे, याद हो जाएगा हमारा रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, तो वो हमारा प्लेटो है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये फिर हमारा ज्योग्राफी का सवाल है दोस्तों, ज्योग्राफी का सवाल है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था, तो वो था दोस्तों हमारा जॉर्ज लेमेंत्रे। इस बिग बैंग थ्योरी में दोस्तों ये कहा गया था कि पृथ्वी जो पहले था वो एक आग का गोला था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और वही छोटे छोटे टुकड़े जो भी हैं वो ग्रह का निर्माण कर गए हैं, ग्रह बन गए हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सब जो है दोस्तों ये बिग बैंग थ्योरी के बाद ही बना है। ये कहना है जॉर्ज लेमेंत्रे का बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत में यानी कि प्रिंसिपल में, ठीक है। ये ज्योग्राफी का सवाल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों हमारे पास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं क्या क्या रखना है। ये आप लुसेंट से कवर कर सकते हो, ये नहीं कि लुसेंट पब्लिकेशन का हम बुराई करेंगे। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहा है तो उसका नाम नहीं लगा, क्योंकि उसको अपना पब्लिकेशन का बुक बेचना रहता है, लेकिन हम बोलते हैं दोस्तों लुसेंट एकदम सटीक बुक है। जो लड़का कहीं एक बार कोचिंग क्लास कर लिया उसके लिए लुसेंट से आपका बेहतर क्वेश्चन मिल जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था, तो ये था दोस्तों हमारा लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ से कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था 1913 ईस्वी में। और यही साल में रविंद्रनाथ टैगोर को, किसको दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था, और एकमात्र भारतीय, ये पहले भारतीय हैं जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब पहली बार नोबेल पुरस्कार को भारतीय को मिला है, तो वो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। और यही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया एक रचना है आमार सोनार बंगला। क्या है दोस्तों? आमार सोनार बंगला ही शायद है, आमार सोनार बंगला, ये इन्होंने लिखा था। और यही 1971 ईस्वी के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट गया था तो इसका राष्ट्रीय गीत बन गया आमार सोनार बंगला, जिसको लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम
राष्ट्रीय उद्यान, पाखल वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों डाचे गांव राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे एक हमारा जम्मू कश्मीर में, एक हमारा लद्दाख में हो जाता है हेमिस नेशनल पार्क। क्या हो जाता है? हेमिस नेशनल पार्क। ये हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा लोकेटेड है लद्दाख के अंदर में, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख के अंदर में। और जम्मू कश्मीर में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहीं पे हमारा सुपेरियर झील भी स्थित है। कौन सा झील है दोस्तों? सुपेरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। और ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है कहाँ? इंडिया में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ये दोस्तों हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों हमारा NK सिंह। अब बात करेंगे वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का चर्चा हमारे संविधान में 280 आर्टिकल 280 में किसका चर्चा किया गया है? वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। और इसके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, ठीक है। शक्तिकांत दास ये जो हमारे हैं, ये इसका RBI के चेयरमैन, RBI के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? अगर आप प्राचीन इतिहास को पढ़ोगे तो वहाँ पे कई धर्मों को आपको पढ़ना पड़ेगा। शैव धर्म पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम धर्म पढ़ना पड़ेगा, सिख धर्म पढ़ना पड़ेगा, हिंदू धर्म पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन सब में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए तो उसमें हमारा हो जाता है जैन धर्म पहला, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है बौद्ध धर्म, ठीक है। एक सेकंड, पहला हमारा होता है जैन धर्म और उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको एक चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है कि बताइए भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं इसका बताइए मूल नाम क्या था। तो महावीर का जो मूल नाम था ये हमारा था वर्धमान। और ये जो बौद्ध धर्म का जो हमारा गौतम बुद्ध थे, ये हमारा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का जो हमारा गौतम बुद्ध थे इसका जो मूल नाम था वो था हमारा सिद्धार्थ। तो आप इसको आद कैसे रखिएगा, ठीक है, इसको आप आद कैसे रखिएगा। इसको आद रखने का कोई ट्रिक है? तो इसका कोई ट्रिक है, हाँ। देखिए जैन धर्म में जो आपको आता है वो आता है भगवान महावीर। तो धर्म से यहाँ आके यहाँ पे जैनी, देखिए इसको हम आद रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा है जैन धर्म, तो जैन धर्म से जैन निकाल लेंगे और यहाँ से एक टी आपको और दिखाते हैं, एक सेकंड देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये हमारा बन जाता है जैनी। और दोस्तों जैनी अक्सर हम लोग औरत को ही बोलते हैं, और औरत का दोस्तों हमारे समाज में मान सम्मान होना चाहिए। तो जैनी से हम लोग औरत को लिंक किए और औरत को हम लोग मान से लिंक करेंगे। तो जैनी का हमारे समाज में क्या होना चाहिए दोस्तों? मान सम्मान होना चाहिए। तो मान से बन जाएगा वर्धमान, और जैनी से बन जाएगा हमारा जैन धर्म, और जैन धर्म से संबंधित है हमारा भगवान महावीर, और इनका जो मूल नाम है वो हमारा वर्धमान है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों के पास क्या है, पेन को चेंज कर लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्यों संबंधों से संबंधित नहीं है? एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, जो हम आपको बोल रहे हैं आयोग से संबंधित कुछ आपको जो है सो याद कर लेना है। आयोग जैसे कि योजना आयोग को याद कर लो, नीति आयोग को याद कर लो, ये सब जो देख रहे हैं आपको सरकारी आयोग, कोठारी आयोग, पंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, ये आपको सब बुक में मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से इन लोगों को आप याद कर लीजिए। इससे संबंधित एक सवाल एग्जाम में आ जाता है। आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कमेटी का। ये चीज़ हुआ था तो इसके लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तो सरदार सवर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। तो समिति, कमेटी, आयोग, ये सब जो होते हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा कोठारी आयोग इससे संबंधित नहीं है। बाकी सरकारिया आयोग, पंछी आयोग और राजमन्नार आयोग ये सभी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों हम लोगों के पास क्या है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? ये है हमारा दोस्तों अप्सरा। इसको एकदम सीधा खड़े याद रखिए, इसको एकदम कोई कैसे भी कर लीजिए, इसको कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये हमारा करेंट अफेयर का सवाल है। ये अगर आप जानेंगे तो मार देंगे, नहीं जानेंगे तो आपको मारने में दिक्कत होगा। इलेक्ट्रिसिटी चला गया, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका है 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये हमारा फैला था केरल में। ठीक है, और ये हमारा सवाल कौन सा है? ये हमारा सवाल है 24। ये सवाल हमारा है 25 नंबर सवाल है ये हमारा। ये हमारा सवाल जो है वो है 25 नंबर। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दोस्तों शूद्रक। यहाँ से आप एक चीज और याद रखिएगा, कलहन के द्वारा एक पुस्तक का रचना किया गया था। ये प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोगों को बताता है। कलहन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था राज तरंगिनी। इसका नाम था दोस्तों राज तरंगिनी, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। उसके बाद कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक से संबंधित दोस्तों एक पुस्तक था। ठीक है, उसके बाद एक भी और आता है, एक राइटर आता है हमारा पिलनी, जिसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वो लिखा था हमारा पिलनी ने। उसके बाद एक आता है पृथ्वीराज रासो। एक जो था दोस्तों हमारा एक और पुस्तक आता है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को किसने लिखा ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, गूगल से करके। ठीक है, बाकी आपको इंपॉर्टेंट पुस्तक को हम बता दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है, और ये जल संधि से संबंधित सवाल है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। देखिए, ये ऊपर वाला हमारा आर्कटिक महासागर है, नीचे वाला हमारा प्रशांत महासागर है, और ये इस छोटे रास्ते को जो जोड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य। किसको किसको जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये जो हमारा सरीसृप है यानी कि रेप्टाइला जो है ये हमारा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो वो हमारा केरल में नहीं है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन ये अभी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया है, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक 2, 2, 4 और 2, 6 राज्यों में दोस्तों अभी हम लोगों का 6 राज्यों में हम लोगों का भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देखिए राज्य में हमारा होता है सबसे पहला विधानसभा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? राज्य में हमारा विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, और उसके बाद हमारा एक और होता है उसके ऊपर में राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होता है। तो बहुत सारे राज्यों में विधानसभा ही होता है, विधान परिषद नहीं होता, क्योंकि इसको लाने से खर्च भी उस राज्य के लिए बढ़ जाता है। सभी लोगों को वेतन दो, ये लंदफंद जगह वगैरह, तो इसलिए बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद है। तो ये 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका में। इस सभी में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? इसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक। अबायोटिक, देखिए सूर्य का प्रकाश में जान है नहीं है, तो ये हमारा अजैविक होगा। जल में जान होता है, इसमें जीव होता है नहीं, तो ये भी हमारा अजैविक होगा। मृदा में भी नहीं होता, तो ये हमारा अजैविक होगा। लेकिन हरा पौधा जो है इसमें जान होता है, इसलिए ये हमारा अबायोटिक घटक नहीं है, ये हमारा जो है वो है बायोटिक घटक। ठीक है, यानी कि जैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण का भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था? तो वो हमारा हाइसिस है, और इसको आप छोड़ के भी आ सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है। अगर जानिएगा तो मारिएगा, नहीं जानिएगा तो इसको नहीं मार पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोगों के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो वो हमारा है अभिधम्मकोश, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली से संबंधित, और यहाँ के ही महिलाओं ने इसको जो सरदार का उपाधि दिया है वो बारडोली का ही महिलाओं ने दिया है। और बारडोली कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हमारा गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, ये हमारा गुजरात में यहाँ पे लोकेटेड है, कौन? बारडोली। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कंप्यूटर का सवाल फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म किसका? DHCP का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा आता है सल्तनत काल से। सल्तनत काल से संबंधित है, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था, बाबर को आने से पहले तक। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, जो जिसका दिमाग रहेगा कुत्ता के जैसा, वो तो दास किसी का बनिए जाएगा। मतलब दास का मतलब क्या होता है? किसी का अधीन हो जाना। तो दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुत्ता किसका दास हो जाता है? आदमी का दास हो जाता है। तो बस कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा लॉजिक से। 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं आ सकते। है भले ये करंट अफेयर का सवाल, लेकिन आप इसको छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि गेम का आगामी मतलब कोई भी गेम है, जैसे कि इसका ओलंपिक, विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, पैरा ओलंपिक कहाँ होने वाला है आगामी 2024 में, 2028 में, 2032 में, इसका पहले डेट रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सब के बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो वो हमारा होगा बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ पे हमारा लोकेटेड है? तो ये हमारा इंग्लैंड में लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फिर से कंप्यूटर का सवाल आ गया हमारा। वही 37 नंबर सवाल, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल क्या है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरह से हमारा अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेन है, ये हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद अब माउस यहाँ देखेंगे रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा टैबलेट रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड रखा हुआ है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ये सभी कंप्यूटर में डेटा को डालने का काम करते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारा अगला 38 नंबर सवाल पे। ये हमारा इकोनॉमी का सवाल है। 38 नंबर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1991 में वो था। इस समय जो हमारा सरकार था वो था PV नरसिम्हा राव इसमें थे प्रधानमंत्री। और इस समय जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, यानी कि वित्त मंत्री जो थे, पैसा और कौड़ी से लेन देन मंत्री को बोलते हैं वित्त मंत्री, वो थे हमारा मनमोहन
सिंह। ठीक है, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हमारा हुआ था 1991 ईस्वी में। इसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इस समय बताया जाता है कि भारत के पास मात्र 15 दिन का अनाज बचा हुआ था, 15 दिन का ही धन था। अगर 15 दिन तक में भारत के पास पैसा नहीं आता तो भारत देश कंगाल देश बन जाता और ये फिर से दूसरे के उस तक गुलाम हो जाता। तो इस समय इन्होंने विनिवेश प्रक्रिया को प्रारंभ किया, किसने? मनमोहन सिंह ने। और उस समय भारत में अत्यधिक धन का वृद्धि हुआ। उसी समय से हमारा फॉरेन रिजर्व जो है सो इंडिया में बढ़ते जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? हमारा दोस्तों प्रिटोरिया, सीधा इसको याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हमारा दोस्तों कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक में एक कोलार खान है। कौन सा खान है यहाँ पे? कोलार खान। यहीं पे सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है। कर्नाटक का राजधानी कहाँ पे दोस्तों? बेंगलोर है। बेंगलोर है किसका राजधानी? कर्नाटक का। ठीक है, एक और आता है क्वेश्चन नंबर 41। विशिष्टाद्वैत से दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों रामानुजाचार्य। इसको सीधा भी आप याद रख सकते हैं। विशिष्ट होते हैं राम हम लोग सभी लोगों के लिए, मतलब इसका इज्जत बहुत ज़्यादा हम लोग के समाज में। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। इस तरह से दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का डाल देते हैं इसलिए 41 हो गया, लेकिन टोटल 40 सवाल ही थे। अब फिर से कल आपको हम 30 दिसंबर 2021 का शिफ्ट सेकेंड को अपलोड करेंगे वीडियो। तो आप रेगुलर देखते रहिएगा ताकि आपका एग्जाम में फ़ायदा हो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।